नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज जिस विषय की चर्चा हम लोगों को करनी है वह है कंजम्पशन फंक्शन, या जिसको हम उपभोग फलन के नाम से जानते हैं। हम लोग इसके पहले प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित रोजगार का सिद्धांत देखे थे कि रोजगार के निर्धारण में प्रोफेसर कीन्स का क्या दृष्टिकोण था। जैसा कि आप जानते हैं कि कीन्स के रोजगार निर्धारण के पहले पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का रोजगार का सिद्धांत चल रहा था, और पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का जो पूर्ण रोजगार के संदर्भ में दृष्टिकोण था वह जेबीसे के बाजार नियम से प्रभावित होकर के था। और इन लोगों का ये मानना था, पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेती है और हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में होती है। यानी अगर अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए तो अर्थव्यवस्था में पूर्ति होगी, और पूर्ति जो है अर्थव्यवस्था को फुल एम्प्लॉयमेंट के तरफ लेकर के चली जाएगी। यानी पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का जो समूह था वह पूर्ण रोजगार के लिए पूर्ति पक्ष को प्रभावी मानता था या पूर्ति पक्ष को महत्वपूर्ण मानता था। और यह पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का जो कथन था, या जो पारंपरिक अर्थशास्त्रियों के जो रोजगार सिद्धांत की व्याख्या की जाती है उसमें यह बताया जाता है, या हम लोग देखते हैं कि लगभग 125 वर्षों तक यह सिद्धांत बिल्कुल निर्विवाद रूप से बिना किसी आलोचना के चलता जा रहा था, और संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां इन्हीं सिद्धांतों के मद्देनजर चल रही थी, या ये कहें कि रोजगार से संबंधित जो दृष्टिकोण थे इसी के इर्द गिर्द घूमा करता था। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक परिस्थितियां बदलनी शुरू हुईं और संपूर्ण विश्व धीरे धीरे मंदी के चपेट में आता चला गया, और 1930 में विश्वव्यापी मंदी आती है। जब 1930 की विश्वव्यापी मंदी आती है तो क्लासिकल अर्थशास्त्री, या ये कहें कि पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का जो रोजगार सिद्धांत था कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेती है और हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ होती है, ये स्वस्फूर्त गलत साबित हो गई। अपने आप मंदी की परिस्थितियों ने इस मान्यता को खारिज कर दिया कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेगी, क्योंकि बाजार में वस्तुओं की पूर्ति तो थी, क्योंकि पूरा का पूरा बाजार तंत्र जो है जेबीसे के सिद्धांतों पे चला करता था और पारंपरिक अर्थशास्त्रियों के ऊपर चला करता था। लेकिन बाजार में पूर्ति तो थी, मांग नहीं हो रही थी, और जब मांग नहीं हो रही थी उत्पादक की वस्तु बिक नहीं रही थी। उत्पादक की जब वस्तु नहीं बिक रही थी तो उत्पादक जो है उत्पादन नहीं कर रहा था, और जब उत्पादन नहीं कर रहा था तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में आ गई थी, या ये कहें कि बेरोजगारी के चपेट में आ गई थी, और चारों तरफ बेरोजगारी व्याप्त हो गया था। उस समय जो सबसे आर्थिक मजबूत राष्ट्र थे, आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र इंग्लैंड और अमेरिका थे।
और सबसे ज़्यादा प्रभावित मंदी के दौर में यही दो राष्ट्र हुए भी। प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ा, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में इन्हीं दो राष्ट्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तब ऐसी परिस्थिति में ये जो राष्ट्र थे, इनको सबसे आवश्यक क्या दिख रहा था कि कैसे ये मंदी दूर हो, और जब मंदी दूर होगी तो अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पे आ जाएगी और पुनः वाणिज्य व व्यापार में इनको लाभ होने लगेगा। और उसी समय 1932 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में रूजवेल्ट शासन में आते हैं, सत्ता में आते हैं, और उनके सामने ये प्रथम चुनौती आ गई कि इस मंदी को दूर किया जाए। और उस मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स को आमंत्रित किया। जॉन मेनार्ड कीन्स से उन्होंने निवेदन किया कि आज तक आप ही लोगों के सिद्धांतों पे संपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं चल रही थीं कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेती है, तो बाजार में पूर्ति तो है, मांग क्यों नहीं हो रही है? इसका एनालिसिस करिए और मंदी को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करिए। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के कहने पर जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो है मंदी का एनालिसिस करना शुरू किया, मंदी का जो है अध्ययन करना शुरू किया। और जब मंदी का अध्ययन करना शुरू किया तो मंदी को दूर करने के लिए मंदी से संबंधित जो तमाम जिज्ञासाएं लोगों की थी, उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में प्रकाशित किया कि किस प्रकार से रोजगार का निर्धारण होगा। और उन्होंने अपने रोजगार निर्धारण के सिद्धांत में यह बताया, या ये कहें कि रोजगार का निर्धारण कहाँ पे होगा, तो उन्होंने ये बताया कि जिस बिंदु पर समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड, जिसको कुल मांग भी कहते हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई, दोनों जहां पर एक बराबर होगी, यानी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ADF और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ASF, समग्र मांग क्रिया की रेखा और समग्र पूर्ति क्रिया की रेखा, ये जहां दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, या ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग जनरेट होता है, या वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग होता है, और उसी प्रभावपूर्ण मांग पर रोजगार का निर्धारण होता हुआ पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे, ये पारंपरिक अर्थशास्त्रियों के समर्थक थे, फॉलोवर थे ये, और सारा अपना अध्ययन जो है ये पारंपरिक अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों के आधार पर ही करने का काम करते थे। लेकिन 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने एक दूसरे तरह से सोचना इनको जो है मजबूर किया, और जो पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का यह सोच था कि पूर्ति होगा तो रोजगार पैदा होगा, उससे उलट इन्होंने समग्र मांग को जो है प्रभावी तंत्र माना। यानी रोजगार निर्धारण के लिए जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो है समग्र मांग को मजबूत स्तंभ माना कि अगर अर्थव्यवस्था में समग्र मांग अगर अच्छी हो जाए, समग्र मांग अगर बढ़ जाए, तो समग्र मांग बढ़ने के पश्चात अर्थव्यवस्था में रोजगार जनरेट हो सकता है। कीन्स का यही मानना था। और अगर समग्र मांग की बात की जाए तो प्रोफेसर कीन्स समग्र मांग में दो प्रकार के मांग की बात करते हैं, या उनका ये मानना था कि मांग दो प्रकार की होती है, एक उपभोग मांग और दूसरा विनियोग मांग। कंजम्पशन डिमांड, उपभोग मांग से मतलब है कंजम्पशन डिमांड, वह डिमांड
जो हम कंजम्पशन के लिए करते हैं, वह डिमांड जो हम वह मांग जो हम उपभोग करने के लिए करते हैं, वह उपभोग मांग है। और वह मांग जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, वह विनियोग मांग है। तो इन दोनों मांगों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो दो मांग इन्होंने बताया, इन दोनों मांगों में इन्होंने उपभोग मांग को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। यानी रोजगार के निर्धारण के लिए किन्स का जो मानना है वह यह है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार के निर्धारण का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वह महत्वपूर्ण घटक समग्र मांग है। और समग्र मांग में भी कौन सी मांग? वह कंजम्पशन डिमांड, यानी उपभोग मांग। यानी उपभोग मांग को इन्होंने महत्वपूर्ण माना और वो उपभोग मांग को सीधे सीधे रोजगार से जोड़ते हैं। उनका ये मानना था कि उपभोग में यदि परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होगा, और मांग में जब परिवर्तन होगा या उपभोग मांग में परिवर्तन होगा तो रोजगार के स्तर में भी परिवर्तन होगा। उपभोग मांग यदि अधिक है, या ये कहें कि व्यक्ति की उपभोग की प्रवृत्ति यदि अधिक है, तब ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में रोजगार की प्रवृत्ति अधिक होगी। उनका यह मानना है कि अगर उपभोग की प्रवृत्ति कम है या उपभोग मांग कम है तो रोजगार की प्रवृत्ति नीचे होगी या रोजगार का स्तर नीचे होगा। उनका यह मानना था कि जैसे मान लिया, जैसे सबसे पहला उपभोग मांग जो है अधिक तो रोजगार अधिक। ये कैसे होगा? उपभोग मांग अधिक होगी। किन्स का मानना था कि यदि उपभोग मांग अधिक होगी तो उपभोग मांग अधिक होने से उत्पादकों की वस्तुएं बिक जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपभोक्ताओं की वस्तुएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादकों की वस्तुएं बिकेंगी। जब उत्पादकों की वस्तुएं बिकेंगी तो उत्पादक को लाभ होगा। उत्पादक को जब लाभ होगा तो लाभ से प्रेरित होकर के, लाभ से उत्साहित होकर के उत्पादक उत्पादन बढ़ाएगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो भी उत्पादन के संसाधन हैं, उत्पादन के संसाधनों को रोजगार देना पड़ेगा, उत्पादन में प्रयोग करना पड़ेगा। और जब उत्पादन के संसाधनों को रोजगार दिया गया तो हमने क्या देखा कि मांग अधिक, यदि उपभोग अधिक तो रोजगार अधिक। मान लिया उपभोग का स्तर कम है, जब उपभोग का स्तर कम है, उपभोग का लेवल कम है तो उपभोग कम, तो ऐसी परिस्थिति में उत्पादकों की वस्तुएं कम बिकेंगी। जब उत्पादकों की वस्तुएं कम बिकेंगी तब उत्पादकों को नुकसान होगा, और नुकसान के वजह से उत्पादक अपना उत्पादन कम करेगा। उत्पादन कम करेगा तो उत्पादन के संसाधनों की छटनी करेगा, और उत्पादन के संसाधनों की जब वो छटनी करेगा तो ऐसे स्थिति में रोजगार का स्तर कम होता हुआ पाया जाएगा। और इसी आधार पर आप जो है नीचे देख रहे हैं कि वह यह बताया गया है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोग प्रवृत्ति का रोजगार से सीधा संबंध है। यानी उपभोग प्रवृत्ति अधिक तो रोजगार अधिक, और उपभोग प्रवृत्ति कम तो रोजगार का स्तर कम। अब उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन का अर्थ क्या है? इसके संदर्भ में यह बताया गया कि उपभोग की प्रवृत्ति क्या है। तो उपभोग के प्रवृत्ति के संदर्भ में किन्स का यह कहना था कि व्यक्ति की जो आय है, व्यक्ति की आय तथा उस आय में से कितना भाग वो उपभोग पे व्यय कर रहा है, आय तथा उपभोग के मध्य संबंध को हम क्या कहते हैं? उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी व्यक्ति की आय कितनी है और वह व्यक्ति अपने आय में से कितना हिस्सा या संपूर्ण आय का कितना हिस्सा कंजम्पशन पर या उपभोग पर वह खर्च करता है। और इसी के संदर्भ में जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि
आय या उपभोग व्यय, या जिसको हम ये कहते हैं उपभोग प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। आय अधिक तो उपभोग की प्रवृत्ति अधिक, आय कम तो उपभोग की प्रवृत्ति कम। यानी यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो किन्स का क्या मानना था कि आय अधिक है तो हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है या उपभोग की जो प्रवृत्ति है वह अधिक होगी। यदि व्यक्ति की आय कम है तो आय कम होने से व्यक्ति का कंजम्पशन फंक्शन भी कम होता हुआ पाया जाता है। अब वही बातें जो ऊपर कही गई हैं, ये उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करने वाले उपभोग की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व, हमारे कंजम्पशन फंक्शन को कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से कारक हैं जो हमारे कंजम्पशन फंक्शन को प्रभावित करते हैं। तो इसके संदर्भ में जॉन मेनार्ड किन्स का यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो कंजम्पशन फंक्शन है या जो उपभोग की प्रवृत्ति है वह सबसे पहले तो व्यक्ति के आय के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि ऊपर ही बताया गया कि आय अधिक तो कंजम्पशन फंक्शन अधिक, आय कम तो कंजम्पशन फंक्शन कम। तो उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वह है आय की मात्रा। आय की मात्रा कैसी है और साथ ही साथ उपभोग की प्रवृत्ति। हमारे और आपके उपभोग के प्रवृत्ति को प्रभावित करने का काम हम जिस समाज में रहते हैं, जो हमारा समाज है, जो अगल बगल पास पड़ोस है, वो हमारे अगल बगल का जो उपभोग की प्रवृत्ति है वो हमारे उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यानी अगल बगल पास पड़ोस में रहने वाले लोगों के उपभोग की प्रवृत्ति कैसी है। एक ही इनकम ग्रुप के दो लोग, एक ही बराबर दो लोग आय प्राप्त करते हैं और दोनों अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। एकदम एक ही बराबर आय दोनों व्यक्तियों का है, एक उच्च उपभोग प्रवृत्ति वाले के बीच में रहेगा और एक निम्न उपभोग प्रवृत्ति वाले के बीच में रहेगा, तो दोनों व्यक्तियों का जो कंजम्पशन फंक्शन है या जो उपभोग की प्रवृत्ति है दोनों अलग अलग पाई जाएगी। जो व्यक्ति निम्न उपभोग प्रवृत्ति वालों के बीच में रहता है उसकी उपभोग की प्रवृत्ति कम होगी, और जो व्यक्ति उच्च आय वर्ग के समूह में रहता है, जिसका आसपास अगल बगल पास पड़ोस जिन लोगों की उपभोग प्रवृत्ति ऊंची है उसमें रहता है, तो उसकी उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होगी। यानी एक बराबर आय प्राप्त करने वाले अलग अलग समाज में रहने वाले अलग अलग प्रकार के उपभोग प्रवृत्ति के बीच में रहने वाले लोगों के वजह से भी व्यक्तियों का जो है कंजम्पशन फंक्शन प्रभावित होता हुआ पाया जाता है या उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती हुई पाई जाती है। इन दोनों को हम लोगों को बारी बारी से देखना है। यानी कि जो व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्ति है वो मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है, एक आय की मात्रा और दूसरा उपभोग की प्रवृत्ति। अब सबसे पहले हम यहां पर आय की मात्रा किस प्रकार से हमारे उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है इसको देखना है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही इसका अध्ययन किया है कि आय की मात्रा का उपभोग की प्रवृत्ति से प्रत्यक्ष संबंध होता है। आय यदि बढ़ती है तो उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, आय यदि घटती है तो उपभोग की प्रवृत्ति घटती हुई पाई जाती है। यानी आय की मात्रा और उपभोग की प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष संबंध है। अब उपभोग के प्रवृत्ति का हमको अध्ययन करना है और उपभोग के प्रवृत्ति के अंतर्गत जो टोटल हमारा उपभोग है उस उपभोग में हम दो प्रकार के उपभोग को जोड़ करके देखेंगे। एक हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार से प्रभावित होता है और हमारा
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसे प्रभावित होता है। हमने ऊपर टोटल कंजम्पशन की बात कर ली है। अब टोटल कंजम्पशन के बाद व्यक्ति का जो कंजम्पशन है, व्यक्ति का जो उपभोग है, वह उपभोग औसत उपभोग के रूप में भी हो सकता है, वह उपभोग सीमांत उपभोग के भी रूप में हो सकता है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है या किस प्रकार से गणना की जाती है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना किस प्रकार से की जाती है, यहां हम लोगों को इस तालिका के माध्यम से, या ये कहें कि इस टेबल के माध्यम से हम लोगों को इसका अध्ययन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति की आय होती है, व्यक्ति की आय वाई, अगर वाई से दिखाई जाए और व्यक्ति जो है अपने आय को दो हिस्सों में बांटता है, एक तो सी उसका उपभोग, यानी आय में से कितना रुपया उसने उपभोग किया, अब प्लस एस बचत, यानी सी प्लस एस उपभोग धन बचत अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, टोटल उस व्यक्ति की आय होती है। वही चीज यहां भी दिखाया गया है कि ये जो है वाई आय है और इस आय में से वो कितने रुपए का उपभोग करता है और कितने रुपए का वह व्यक्ति बचत करता है। जैसे देख रहे हैं क्या कि आय, मान लिया किसी व्यक्ति की आय 100 रुपए है और जिन दिनों उस व्यक्ति की आय 100 रुपए है, वह व्यक्ति इस 100 रुपए में से 90 रुपया वह क्या करता है, कंजम्पशन पर खर्च कर देता है, अपने उपभोग के ऊपर खर्च कर दिया। तो बचा कितना उसके पास, मात्र 10 रुपए, बचत उसकी 10 रुपए की हुई। आय 100 से बढ़कर के 110, जब आय 110 की हो गई, आय बढ़ता है तो क्या बताया, आय और उपभोग प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष संबंध है। आय अधिक तो व्यक्ति का उपभोग भी बढ़ गया। जो पहले 100 से 110 रुपए आय हो गई, उपभोग जो पहले 90 रुपए का हुआ करता था, वह उपभोग बढ़ करके 98 रुपए, 98 रुपीज। और हम देख क्या रहे हैं कि 110 रुपीज में से उसने 98 रुपीज कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, तो कुछ तो उसने बचाया। उसकी सेविंग कितनी की है, 12 रुपीज की सेविंग हो जाती है। फिर हम देख क्या रहे हैं कि मान लिया फिर उसके आय में परिवर्तन हो जाए, आय फिर बढ़ गई। आय जब बढ़ गई तो उसका उपभोग भी बढ़ा और बचत भी बढ़ा। आय 120 रुपए, आय जब 120 रुपए, तो हम देख क्या रहे हैं कि उपभोग वो 5 रुपए का कर रहा है, और जब उपभोग 105 रुपए का कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो बचत है वह 15 रुपए की हो रही है। तो यहां पर हमने क्या देखा, y इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। यहां हमने उसकी कल्पना की या देख लिया यहां पे। अब बात करते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और इसी के साथ ही साथ थोड़ी सी बचत प्रवृत्ति पर भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। अब औसत उपभोग प्रवृत्ति, किसी भी व्यक्ति की औसत उपभोग प्रवृत्ति को निकालने के लिए, एपीसी निकालने के लिए, कि किसी भी व्यक्ति की औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, उसको निकालने के लिए व्यक्ति ने कितने का उपभोग किया और कितना उसका आय था, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति निकल जाएगी। यानी एपीसी इक्वल टू सी अपान वाई। और यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि जिन दिनों व्यक्ति की आय 100 रुपए थी, उन दिनों 90 रुपए का कंजम्पशन हो रहा था, यानी 90 रुपए का उपभोग हो रहा था। तो 90 अपान 100 जो उसकी आय है, तो 90 अपान 100 इक्वल टू 0.9। ये 0.9 क्या है, यह जो है एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है 0.9 है।
आय में परिवर्तन हो जाए, आय 100 से बढ़कर के 110 हो जाए। जब आय बढ़ता है तो व्यक्ति का उपभोग भी बढ़ता है, उपभोग भी बढ़ा, 98 हो गया। तो उपभोग जो है सी उसका कितना हो गया 98, और वाई आय अब उसका 110 इक्वल टू हो गया 0.89। तो यहां पर हमने क्या देखा कि आय में परिवर्तन हुआ तो किस प्रकार से उसका औसत उपभोग परिवर्तन कैसे हो गया। फिर यदि आय में परिवर्तन हो जाए, आय 120 हो गई, आय बढ़ी तो उसका उपभोग बढ़ा, 105 उपभोग हो गया। तो यहां पर औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालने के लिए 105 अपॉन 120 इक्वल टू 0.87। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आय में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे औसत उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन होता चला जाता है। और हम देख क्या रहे हैं कि प्रारंभ में उसका जो APC औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.9 था, फिर 0.89 हुआ, फिर 0.87 हुआ, और इस प्रकार से औसत उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन होता चला जाता है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC, और MPC कैसे निकालेंगे? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मुद्रा के अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली अंतिम उपयोगिता, या ये कहें कि परिवर्तित उपभोग अपान परिवर्तित आय, या इसी को हम समीकरण के रूप में कहते हैं MPC इक्वल टू डेल्टा C अपान डेल्टा वाई। डेल्टा C से मतलब परिवर्तित कंजम्पशन अपान डेल्टा वाई परिवर्तित आय। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे आय जो है उसकी 100 से बढ़कर के 110 हो गई, आय परिवर्तित हो गया। जब आय परिवर्तित हो गया 110 तो कंजम्पशन जो है 90 से बढ़कर के 98। तो यहां पर 90 से बढ़कर के 98, 90 से बढ़कर के 98 इक्वल टू 8। परिवर्तित कंजम्पशन कितना है? 8 है। ये परिवर्तित कंजम्पशन 8 है। इसी प्रकार डेल्टा वाई, आय में परिवर्तन 100 से 110 आय हो गया, यानी आय में 10 इकाई का परिवर्तन हुआ तो 10 इकाई का परिवर्तन, यानी 8 अपान 10 इक्वल टू 0.8। ये मार्जिनल हो गया, या जिसको हम सीमांत कहते हैं। यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। फिर अगले स्तर पर आय के, जब आय उसकी 120 हो गई, यानी यहां से यहां बढ़ी आय कितने की? 10 की, और 98 से बढ़कर के कंजम्पशन 105, यानी इसमें कितने का परिवर्तन हुआ? इसमें परिवर्तन 7 का हुआ। तो डेल्टा सी इक्वल टू 7 और डेल्टा वाई इक्वल टू 10, यानी 7 अपान 10 इक्वल टू 0.7। और इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि आय में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में भी परिवर्तन होता चला जा रहा है। और शुरू में जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 था, और दूसरे स्तर पर या आय में परिवर्तन होने के बाद यह सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति जो है 0.7 हो गई। अब यहीं पर थोड़ा सा लगे हाथ जो है हम बचत की प्रवृत्ति के भी संदर्भ में बात कर लें। तो बचत, वो भी सीमांत बचत, मार्जिनल सेविंग, और मार्जिनल सेविंग से मतलब है डेल्टा S यानी बचत में परिवर्तन अपान डेल्टा Y परिवर्तित आय, और सेविंग जो पहले 10 से 12 हो गया, यहां पर 2 रुपए की सेविंग हुई, और डेल्टा Y जो है 10 है, यानी 2 अपान 10 इक्वल टू 0.2। इसी प्रकार से
अगले स्तर पर हम देख रहे हैं कि आय जो है 110 से बढ़कर के 120 हो गई, तो बचत 12 से बढ़ के 15 हो गई, यानी 12 से 15 इसमें परिवर्तन 3 का हुआ और इसमें परिवर्तन 10 का हुआ, तो 3/10 इक्वल टू 0.3। इस प्रकार से हम यहां पर बचत की भी प्रवृत्ति देख रहे हैं। और हमने क्या देखा कि जैसे जैसे उपभोग में परिवर्तन, जैसे जैसे आय में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे उपभोग में भी परिवर्तन होता जाता है। आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ती है, आय घटती है तो उपभोग घटती है। इसके साथ ही साथ आय परिवर्तन का औसत उपभोग प्रवृत्ति पर क्या असर पड़ता है और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति पर क्या असर पड़ता है, इस सारणी के माध्यम से या इस टेबल के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब इसी को जो है हम यहाँ पर कि किस प्रकार से परिवर्तित आय उपभोग पर क्या असर डालती है, इस रेखा चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ पर OX अक्ष पर आय दिखाया गया है और OY पर कंजम्पशन दिखाया गया है, उपभोग दिखाया गया है। और CC रेखा, यह जो CC रेखा है यह उपभोग की रेखा है। उपभोग की रेखा OY के ऊपर कहीं दिखाई गई है। उपभोग की रेखा कभी भी O अक्ष से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि कंजम्पशन कभी शून्य नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति का कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, चाहे वह एक ही दिन का कोई बच्चा क्यों ना हो। जब वो बच्चा जन्म ले लेता है उसी दिन से उसकी ज़रूरतें हो जाती हैं, उसी दिन से वो कंजम्पशन करने लगता है, उसी दिन से वस्तुओं का उपभोग करने लगता है। इसलिए उपभोग को जो है हम OY अक्ष के ऊपर से प्रदर्शित किए हैं। और यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि जिन दिनों व्यक्ति की आय OM का है, उन दिनों व्यक्ति का उपभोग OP का है, यानी आय OM का तो उपभोग OP का। आय यदि बढ़ता है, आय बढ़ करके OM1 हो जाए, तो जब आय OM1 हो गया तो ऐसी स्थिति में उसका उपभोग OP1 का हो गया। आय यदि घट जाए, जब आय घटता है, आय घट के OM1 से OM2 आय हो गई, तो ऐसी स्थिति में उपभोग OP से घट करके OP2 हो गई। और इस प्रकार इन बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक रेखा बनती है CC। ये उपभोग की रेखा है जो यह स्पष्ट करती है कि आय यदि प्लस माइनस होता है, आय में यदि उतार चढ़ाव आता है, तो उसके कंजम्पशन फंक्शन में भी उतार चढ़ाव आएगा। आय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगा तो उपभोग घटेगा। यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से आय की मात्रा उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। तो यहां पर हमने उपभोग मात्रा से आय के द्वारा प्रभावित होते हुए देखा। अब हमको ये देखना है कि किस प्रकार से उपभोग प्रवृत्ति, हमारी उपभोग की जो प्रवृत्ति को प्रभावित करने का काम उपभोग की प्रवृत्ति करती है। अगल बगल पास पड़ोस के रहने वाले लोगों के उपभोग प्रवृत्ति से किस प्रकार से हमारा उपभोग की प्रवृत्ति प्रभावित होती है, अब हमको इसका अध्ययन करना है। तो जैसा कि आप उपभोग प्रवृत्ति के संदर्भ में देख रहे हैं कि किन्स का यह मानना था कि उपभोग प्रवृत्ति जो है यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और इस तथ्य का अध्ययन उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम के अंतर्गत किया जाता है। और उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम को उपभोग का आधारभूत नियम भी कहते हैं। तो ये उपभोग का आधारभूत नियम या उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या है, इसके संदर्भ में प्रोफेसर किन्स का मानना है कि
आय के एक न्यूनतम बिंदु के पूर्व आय की तुलना में उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होती है। यानी किसी भी व्यक्ति की एक न्यूनतम आवश्यकता होती है और वह प्रारंभ में अपने न्यूनतम आवश्यकता से कम आय अर्जित कर पाता है। तो जिन दिनों उसकी आय उसके न्यूनतम आवश्यकताओं से कम होती है, उन दिनों उसे अपना काम ऋण लेकर के चलाना पड़ता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब उसकी आय उसके न्यूनतम आवश्यकता के बराबर हो जाती है और उस स्थिति को, यानी जितनी आवश्यकता है उस व्यक्ति की के पास उतनी आय है, इस आय को हम अंतराल शून्य बिंदु कहते हैं। यानी अब यहां पर अंतराल नहीं है, आय और उसके उपभोग व्यय के अंदर कोई अंतराल नहीं है। यह अंतराल शून्य बिंदु है, या इसी को समविच्छेद बिंदु के नाम से भी हम जानते हैं। और तीसरी स्थिति क्या आती है कि एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिस स्टेज पर व्यक्ति की जो आय है और जो व्यक्ति का उपभोग है, इन दोनों में एक बड़ा पॉजिटिव गैप होता है। आय अधिक हो जाती है और उपभोग उसकी कम हो जाती है। तो जब उसका कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास बचत होने लगता है। और इन्हीं परिस्थितियों को, या इन तीनों परिस्थितियों को हम टेबल के माध्यम से और इस रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक तरफ यहां पर आय प्रदर्शित किया गया है और दूसरे तरफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रदर्शित किया गया है। मान लिया किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपये है। जब व्यक्ति की आय 1000 रुपये है, उस न्यूनतम आय की अपेक्षा उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अधिक है। वो अधिक रुपए खर्च करता है, उसको अधिक खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बेसिक नीड्स 1000 में पूरा ही नहीं होगा, उसको कम से कम 1500 रुपये चाहिए। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, 1000 रुपया आय और खर्च 1500 रुपया, 1500 रुपया। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो है काम चलाने के लिए 500 रुपये का ऋण लेना पड़ता है। अब इस व्यक्ति की आय 1000 से बढ़ के 2000 हो जाए, आय बढ़ेगा तो क्या बताया गया था, कंजम्पशन पर असर पड़ता है, उपभोग भी बढ़ता है। तो आय तो बढ़ा, आय के बढ़ने के साथ साथ उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। वो 2400 रुपये, 2400 रुपीज़, नहीं 2400 रुपये का जो है उसको आवश्यकता पड़ा। यानी 2000 आय है, 2400 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको 400 रुपये यहाँ कर्ज लेना पड़ रहा है, ऋण लेना पड़ रहा है। फिर एक ऐसी अवस्था दिखाई गई है, एक ऐसी अवस्था हम यहां पर देख रहे हैं जहां पर आय और व्यय दोनों इक्वल है। 3000 रुपये का इनकम है और 3000 रुपये का एक्सपेंडिचर है, और यह बिंदु जो है अंतराल शून्य बिंदु है। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर में कोई भी गैप नहीं है। इस प्रकार पुनः यदि अर्थ उसकी आय बढ़ती रही, आय 3000 से बढ़ के 4000, आय बढ़ी तो उपभोग भी बढ़ा, उपभोग 4000 से बढ़कर के 3500, 3500, बचत उसके पास 500 का हो गया। फिर आय में परिवर्तन हुआ, फिर आय बढ़ी, आय 4000 से बढ़ के 5000। जब आय 4000 से बढ़ के 5000 हुई तो उसका जो उपभोग है वह उपभोग व्यय 5000 से 5000 के आय पर उसका उपभोग व्यय जो है
3,900 यानी 3,900 रुपये, 3,900 रुपीज़, और ऐसी में सेविंग उसकी 1,100 यानी 1,100 रुपीज़। इस प्रकार की स्थिति हमको देखने को मिलती है और ये चीज़ें जो हैं हमारे कंजम्पशन फंक्शन को प्रभावित करती हैं, और कंजम्पशन फंक्शन जो है व्यक्ति की वह रोजगार पर इफेक्ट डालता है। अब यहाँ पर रेखा चित्र के माध्यम से हम OX अक्ष पर आय प्रदर्शित किए हैं, OY पर हम व्यय व बचत को प्रदर्शित करते हैं, CC यह कंजम्पशन की रेखा है और OQ यह आय की रेखा है। यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि उपभोग की रेखा और आय की रेखा ये दोनों एक दूसरे को T बिंदु पे काटती हैं, यानी यहां पर जो है अंतराल शून्य बिंदु आता है, यानी आय में और उपभोग में किसी भी प्रकार का अंतराल नहीं है। इसके पहले की बिंदु यानी यदि आय OM से कम थी, OM1 थी, आय कम थी, जिन दिनों आय कम थी तो आय कम थी, तो ऐसी स्थिति में उसका जो उपभोग है अधिक था, यानी ये इतना बड़ा गैप उसको देखने को मिल रहा था। धीरे धीरे अंतराल खत्म हुआ, उसकी आय बढ़ती चली गई, आय बढ़ते बढ़ते एक ऐसा बिंदु आया जिस बिंदु से आय जो है उसकी ऊपर चली गई, आय ऊपर हो गया और उसका उपभोग नीचे चला गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि जिन दिनों व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, आय बढ़कर के OM2 हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसका जो है उपभोग कम हो गया और आय उसकी इस लेवल पे अधिक है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह जो अंतराल शून्य बिंदु T है, या इसको समविच्छेद बिंदु के नाम से जानते हैं, इसके पहले की अवस्था, ये जो पहले की अवस्था है, ये पहले की अवस्था टोटल ये पिछड़े हुए राष्ट्रों में पाई जाती है या गरीब व्यक्तियों के स्थिति होती है ये, और इस T बिंदु के बाद की जो अवस्था होती है, यह T बिंदु के बाद की अवस्था विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है, या ये कहें कि अमीर व्यक्तियों में या उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों में यह स्थिति देखने को मिलती है। और इस आधार पर यानी इस प्रकार से कंजम्पशन फंक्शन जो है व्यक्ति की प्रभावित होती है, यानी आय से व्यक्ति का कंजम्पशन फंक्शन प्रभावित होता है और स्वयं कंजम्पशन फंक्शन उपभोग फलन व्यक्ति के उपभोग फलन को प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था में रोजगार जनरेट करता है। और अर्थव्यवस्था इन बातों को अगर ध्यान में रखे, उपभोग फलन को अगर ध्यान में रखे, तो अर्थव्यवस्था में रोजगार की एक अनुकूलतम स्थिति पाई जाएगी। ये बातें, ये संपूर्ण बातें जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में कही। तो इस प्रकार से आज जो हम लोगों का चैप्टर कंजम्पशन फंक्शन का था ये समाप्त हुआ, और हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।